नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही अहम जानकारी के साथ। बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा मंथन होने जा रहा है। पीएम मोदी ने यूसीसी पर टीम बनाई है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी। पीएम ने केंद्रीय मंत्रियों की टीम बनाई है यूसीसी पर। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने यूसीसी पर टीम बनाई है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी ये निकल के सामने आई है, जहां कई दिनों से यूसीसी का मुद्दा उठते हुए नजर आ रहा था। अब देखिए, इस पे पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर टीम गठित कर दी है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी निकल के आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा मंथन हो रहा है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर नई टीम बना दी है। यूसीसी को लेकर टीम का गठन कर दिया गया है और पीएम ने केंद्रीय मंत्रियों की टीम बनाई है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों की टीम बनाई है यूसीसी को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। अब आज जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी संदर्भ में पीएम मोदी ने यूसीसी पर टीम बना दी है। यूसीसी का मुद्दा कई दिनों से गरमाया हुआ है शहर में, और ऐसे में देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर टीम का गठन कर दिया है। जानकारी ये निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि केंद्रीय मंत्रियों की टीम बना दी है पीएम ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मंथन कई दिनों से चल रहा था, मीटिंग का दौर जारी था और ऐसे में जानकारी निकल के सामने आ रही है। और लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का नया अभियान। बीजेपी अब प्रशिक्षण अभियान चलाएगी। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को करेगी तैयार। बीजेपी मोर्चे के मंडल बूथ अध्यक्ष को प्रशिक्षण देंगे पदाधिकारी। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा प्रशिक्षण अभियान। प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारी को दी जाएगी जिम्मेदारी। प्रदेश स्तर से इस अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के बाद अब नया अभियान जो है वो निकल के सामने आया है। तो बूथ स्तर तक के लिए अब बीजेपी तैयारी कर रही है। बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का नया अभियान अब देखने को मिलेगा। बीजेपी अब प्रशिक्षण अभियान चलाएगी। इससे पहले बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया था। अब बूथ स्तर तक के लिए कार्यकर्ताओं को बीजेपी तैयार करने वाली है। बीजेपी बड़ा मंथन कर रही है और इससे पहले भी बीजेपी के तमाम अभियान चलाए गए थे और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि प्रशिक्षण अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। मोर्चे के मंडल बूथ अध्यक्ष को प्रशिक्षण पदाधिकारी की तैयारी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा प्रशिक्षण अभियान। प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारी को दी जाएगी ये जिम्मेदारी। प्रदेश स्तर से इस अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी। बूथ स्तर तक के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के बाद अब नया अभियान निकल के सामने आया है बीजेपी का। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब रणनीति बनाने में जुटी हुई है। एक और अभियान चलाएगी। प्रशिक्षण अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। तो अब बीजेपी प्रशिक्षण अभियान चलाएगी। बूथ स्तर पे ये अभियान चलेगा। बता दें कि बूथ स्तर तक के लिए कार्यकर्ताओं को बीजेपी अब तैयार करने वाली है। तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पे अब मेहनत करने वाली है बीजेपी। मोर्चे के मंडल बूथ अध्यक्ष को प्रशिक्षण देंगे पदाधिकारी और ऐसे में यह अभियान अब चलाएगी बीजेपी। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। 15 दिनों का ये अभियान होने वाला है और ऐसे में बीजेपी का ये दूसरा अभियान जो यूपी में चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारियों को दी जाएगी इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदारी, और जिससे यूपी के लोकसभा की सीटें जो 80 है उस पर किस तरीके से मंथन किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, जीत हासिल की जाए, ये तमाम चीजें इसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, एक और नया अभियान बीजेपी लेके आई है, प्रशिक्षण अभियान। क्या कुछ होगा इस अभियान में? जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल तेज होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बकायदा तैयारी करती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अब एक नया अभियान चलाने जा रही है 15 जुलाई से 30 जुलाई तक, जिसमें सभी बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होंगे वो जनता के बीच में जाएंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरीके का अभियान रहेगा। इस अभियान के तहत जो कार्यकर्ता होंगे वो जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को रखेंगे। बकायदा जो
बूथ स्तर के जो लोग होंगे वो बकायदा एक सर्वे भी करेंगे, सर्वे के साथ साथ एक रिपोर्ट भी बनाएंगे और रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के को सबमिट करेंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी करती दिखाई दे रही है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने कब्जे में करना चाह रही है। यही वजह है कि वो लगातार अलग अलग तरीके से अलग अलग अभियान चलाती दिखाई दे रही है। जी, 15 जुलाई से शुरू होगा पूरा अभियान और 30 जुलाई तक चलेगा। 15 दिनों का ही वक्त क्यों दिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिले, अलग अलग स्तर से अलग अलग तरीके से कई बूथ स्तर के कार्यक्रम वो चलाती दिखाई दे रही है। ऐसे में जो मोर्चा मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरीके का अभियान रहेगा। इस अभियान के तहत वो सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याएं जो हैं उनको सुनेंगे। उसके साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं जनता के लिए दी गई हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच में रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए चलाई हैं उन योजनाओं को रखेंगे। ऐसे ही पूरे तरीके से पूरा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में बकायदा एक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी, जो रिपोर्ट बकायदा भारतीय जनता पार्टी को दी जाएगी। फिर उसके बाद उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसलिए यूपी पे खासा फोकस इस बार के 24 के चुनाव से पहले बीजेपी का दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो यूपी है और यूपी से लेकर के दिल्ली तक की ये रास्ता पूरा तय किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भारतीय जनता पार्टी के जो यूपी अगर मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। देखिए, कई ऐसी जो सीटें हैं जिन पे बीते दिनों जो चुनाव हुए थे, यानी कि जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की उन सीटों पर हार हुई थी। जाहिर सी बात है उन सीटों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से बूथ स्तर पर कार्यक्रम चला रही है। कई ऐसे भी मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई, कई ऐसे सांसद हैं उनको भी अलग अलग तरीके से जिम्मेदारियां दी गई। और यही वजह है कि अब 15 दिनों का ये बूथ स्तर होगा जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरीके का कार्यक्रम होगा। और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जोर से काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में उन योजनाओं को रखेंगे, केंद्र की योजना हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो, सभी योजनाओं को जनता के बीच में रखेंगे। बकायदा एक रिपोर्ट कार्ड बना करके भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में सौंपेंगे। बिल्कुल आशीष, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये अभियान जो है कितना कारगर साबित होता है बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यूपी में नई बीजेपी प्रभारी को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। नितिन पटेल को बनाया जा सकता है नया प्रभारी। बीजेपी का लक्ष्य मिशन 80 को पूरा करना है और नितिन पटेल से मिले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दिल्ली में नितिन पटेल से मिले हैं भूपेंद्र चौधरी, जो कि इस वक्त यूपी के प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे में गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम है नितिन पटेल। प्रदेश को नया प्रभारी मिलने की अटकलें तेज हो चुकी है। नितिन पटेल का नाम सबसे आगे, दूसरे नंबर पर सीआर पाटिल है। तो नितिन पटेल का नाम सबसे आगे है लिस्ट में। दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर सीआर पाटिल का नाम है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन पटेल को प्रभारी बनाया जा सकता है। और भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है नितिन पटेल से, दिल्ली में मुलाकात हुई है। ऐसे में इस बुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है कि नितिन पटेल को क्या प्रदेश प्रभारी बनाया जा सकता है। बता दें कि नितिन पटेल पूर्व डिप्टी सीएम है गुजरात के और ऐसे में यह अहम हो जाता है कि क्या नितिन पटेल को यह कार्यभार सौंपा जा सकता है, प्रभारी जो है वो प्रदेश का बनाया जा सकता है। तो अटकलें अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर सीआर पाटिल है। तो यूपी में नए बीजेपी प्रभारी को लेकर अब चर्चाएं जो है वो ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बता दें कि नितिन पटेल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। नितिन पटेल को यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है, ये अटकलें लगाई जा रही है, जो कि काफी तेज लगाई जा रही है। बीजेपी का लक्ष्य मिशन 80 को पूरा करना है। ऐसे में बता दें कि दूसरे नंबर पे जो है वो पाटिल का नाम निकल के सामने आ रहा है। तो
तो वहीं आजम खान से जुड़े 2 मुकदमों की सुनवाई आज होने जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में होगी आजम खान की सुनवाई। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में डिफेंस की होगी गवाही। 2 जन्म प्रमाण पत्र में आजम समेत उनकी पत्नी बेटा अभियुक्त है जिन पे सुनवाई होने जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। तो इससे पहले भी तारीखें आई थी जो कि टाल दी गई थी और आज की तारीख आई थी। अब सुनवाई होने जा रही है इस पे। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सुनवाई होने जा रही है। बेटा पत्नी भी अभियुक्त है इसमें। तो आज आजम से जुड़ी 2 मुकदमे पर सुनवाई होने जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में होगी आजम खान की सुनवाई। तो आजम समेत उनकी पत्नी बेटा अभियुक्त है इसमें। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में डिफेंस की होगी गवाही। और इसी के साथ बता दें जो 2 जन्म प्रमाण पत्र में आजम समेत उनकी पत्नी और बेटा अभियुक्त है। तो वहीं गाजीपुर में आज आकाशीय बिजली का कहर टूटा है, जहां इसकी चपेट में गंगा स्नान करने गए 5 युवक आ गए हैं। आपको बता दें कि जनपद में भीषण उमस के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद गर्मी से राहत के लिए 5 युवक गंगा स्नान करने पहुंचे थे। और जब वो नदी से बाहर निकले गए थे तो उसी दौरान 3 युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 युवक बच गए। तो बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि भारी उमस से जो है बारिश का मौसम बना था, मौसम ने करवट ली थी और इसके बाद से बिजली भी गिरी, जिसके बाद से 3 लोगों की जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गाजीपुर का ये पूरा मामला है जहां पे आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। और अमरोहा के सैद नंगली थाना क्षेत्र में पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। बता दें कि जिस वक्त मुठभेड़ हुई उस वक्त बदमाश बाइक पर सवार थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। तो वहीं एक सिपाही भी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश और सिपाही को सीएचसी हसनपुर में भर्ती करा दिया है। तो वहीं ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोविंद नगर में एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारा। आपको बता दें कि आरोपी युवक शराब पीने के पैसे मांग रहा था, जहां पैसे के लिए मना करने पर आरोपी गंगाराम ने पीड़ित के सीने पर चाकू मार दिया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसके बाद उसको अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि शराब पीने के पैसे मांग रहा था ये युवक, जिसको पैसे नहीं दिया गया। इसके बाद युवक ने चाकू मार दी दूसरे युवक के सीने पे और ऐसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये वीडियो है सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारा है। शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। जब दूसरे युवक द्वारा नहीं दिया गया तो इस शख्स को चाकू मारकर घायल कर दिया। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के बरुई कृष्णादासपुर में बीती रात
दो किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब दोनों किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कई थानों की पुलिस गाँव में तैनात कर दी गई है, लेकिन अभी भी कोई भी आला अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीनी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। और हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र में ओयो होटल की आड़ में देह व्यापार हो रहा था। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद अधिकारियों के दखल पर सोमवार देर रात को डहाना के एमजी होटल में छापेमारी की गई। वहां से 2 महिला समेत 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तो आगरा थाना ट्रांस यमुना के ज्योति कुंज में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां कुछ दबंगों ने घर में घुसकर युवती के साथ छेड़खानी करी। आपको बता दें कि दबंगों ने युवती के साथ गाली गलौज कर छेड़खानी की, जिसके बाद युवती के विरोध करने पर दबंगों ने पथराव भी किया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं शिकायत मिलने पर जानमाल की धमकी भी दी गई। पूरा मामला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और दिल्ली से सटे नोएडा में थाना सेक्टर 63 में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने की 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फाइनेंस लोन और अन्य बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर लोगों को कॉल कर उनसे ठगी करते थे। ये ठग लोगों से फाइल चार्ज, ईसीएस चार्ज और जीएसटी के नाम पर रुपए की ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में नकदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लोन दिलाने के कागजात और बाइक भी बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि लोन दिलाने का विज्ञापन देते थे, उसे देख के जब कोई व्यक्ति लोन के लिए कॉल करता था तो लोन अप्रूव करने का फर्जी लेटर तैयार किया जाता था। इसके बदले कॉलर से लोन पास कराने के कमीशन के रूप में पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे। फर्जी लेटर दिखाकर ट्रांसफर कराते थे। और बता दें कि कई दिनों से ये मामला चल रहा था, जब फर्जी लोन जो है वो दिया जाता है। इनके पास से पुलिस ने कई सामान इनके पास से बरामद किए हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई दिनों से ये साजिश को अंजाम दे रहे थे। गिरोह इनका पूरा एक्टिव नजर आ रहा था। ऐसे में पुलिस ने 3 2 पहिया वाहन भी इनके पास से बरामद कर लिया है और कई कागजात भी पुलिस ने बरामद किया है। तो इस बीच अहम जानकारी, विधायकों की बैठक में पहुंचे अजीत पवार। थोड़ी देर में अजीत गुट की बैठक शुरू होने वाली है। मुंबई के मेट सेंटर में है ये बैठक। तो विधायकों की बैठक में पहुंचे हैं अजीत पवार। बता दें थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। मुंबई के मेट सेंटर में ये बैठक आयोजित की गई है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। अजीत गुट की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि विधायकों के बैठक में पहुंचे हैं अजीत पवार। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो दोनों तरफ से देखिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अजीत पवार भी बैठक करने जा रहे हैं, शरद गुट का बैठक भी होने जा रहा है। और ऐसे में एक अजीत पवार की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब मेट पहुंचे हैं वो ये बैठक करने के लिए, थोड़ी देर में अजीत गुट की बैठक होने जा रही है। तो कुछ देर का वक्त बचा है जब ये बैठक होने जा रही है। बैठक करने के लिए पहुंच चुके हैं अजीत पवार। तो मेट सेंटर में ये बैठक का आयोजन किया गया है, जहाँ पे तमाम विधायक पहुंचेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी यहीं पे तय किया जाएगा। क्या एनसीपी 2 गुटों में बटेगी या सिर्फ शरद पवार इसमें जीत हासिल कर पाएंगे? तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी इसमें। तो देखिए अजीत पवार मेट सेंटर पहुंचे हैं बैठक करने के लिए।
और कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में देर रात में पिकअप गाड़ी से लूट की वारदात सामने आई है, जहां लुटेरे गाड़ी सहित ड्राइवर को बंधक बनाकर ले गए। बता दें कि आलू लदी पिकअप गाड़ी साड़ के जहानाबाद मार्ग के मथुरापुर मोड़ के पास पलटी मिली, इसके बाद बता दें कि पिकअप चालक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के मालिक ने फजलगंज थाने में लापता होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। और संभल में एक फौजी के बंद मकान में लाखों की चोरी हुई है, जहां जीने की कुंडी खोलकर चोर सेवानिवृत्त फौजी के मकान में घुस गए। आपको बता दें कि चोर एक लाइसेंस बंदूक, 7 कारतूस, 60,000 रुपए, 6 लाख रुपए के जेवर समेत बर्तन आदि समेट कर ले गए। जिसके बाद जब फौजी का परिवार वापस आया तो सारा सामान बिखरा पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और रिपोर्ट दर्ज कराने के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। घर के सामने रहने वाली महिला और उसके बेटे भांजे को बंदूक और जेवरात समेत बरामद कर घटना का खुलासा हुआ है। तो बता दें कि रिटायर हुए फौजी के घर चोरी हुई है और जब फौजी का परिवार नहीं था तब ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जब वापस आया फौजी का परिवार तो देखा कि पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है और पुलिस ने चंद घंटों में इसका खुलासा कर दिया। पुलिस ने सामने रहने वाली महिला समेत भांजे और बेटे के साथ मिलकर ये चोरी की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, कब की घटना बताई जा रही है? हैरानी की बात तो ये है कि सामने रहने वाले ने ही चोरी की है। हम आपको बता चले जनपद संभल के चंद्रशी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर फौजी के मकान में जो है महिला और अपने पुत्र के भांजे के साथ में मिलकर के जो है लाइसेंसी बंदूक और लाखों रुपए के जेवरात यहाँ चुरा लिए गए थे। इसी को लेकर के जब जो फौजी है रिटायर फौजी वो अपने जो कई रिश्तेदारी दावत खाने गए थे और दावत खाने के बाद में जब घर लौटे तो घर में जो है ताले टूटे हुए और सामान चोरी वो जो मिला। तो इसी को लेकर जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद में एक टीम गठित की गई। एसएसजी की टीम गठित के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि जो है आरोपी जो है पड़ोसी थे और जो है सामान चोरी कर लिया गया था और पुलिस ने आरोपियों को 3 आरोपियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी हैं, एक महिला भी इसमें शामिल है। और आगे की पूछताछ करने के बाद में ये भी पूछा जा रहा है कि कहीं और जगह इन्होंने कहीं चोरी तो नहीं की गई है, कि जिस तरीका से पड़ोसी के घर में चोरी की गई है उससे सामान भी बरामद कर लिया गया है। जो राइफल है वो भी बरामद कर ली गई है और जो तमंचे जो दाने थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। जी, जितनी चोरी हुई थी क्या सारे सामान इनके पास से बरामद कर लिए गए हैं या कुछ बाकी भी है? जी बता दूं, जिस तरीका से जो है पुलिस ने जिस तरीका से सूचना मिली थी चंद घंटों में जिस तरीका से सामान बरामद किया गया, पूरा सामान उन्होंने बरामद कर लिया गया है जो भी सामान था। और जो है इन्हें ये भी जो है इनसे और आगे पूछताछ की जा रही है कि कहीं ऐसी घटना तो नहीं करी है जिस तरीका से घर के पड़ोस में ताला तोड़कर चोरी की गई है। जी, चोरों की तरफ से क्या कुछ कहना है, उनका बयान आया है क्या सामने? जी, चोरों की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जिस तरीके से देखा जाता है कि किस तरह से पड़ोस का मामला है और जिस तरह से चोरी की जा रही है तो इनसे और पूछताछ की जा रही है। जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए चंद घंटों में ही आरोपी को ढूंढ निकाला गया और ये तस्वीरें बहुत रेयर ही होती है जो देखने को मिलती है। सतीश, देखिए मैं बताऊं, जिस तरह जनपद संभल की चंद्रशी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्रदीप कुमार सीओ हैं, यहाँ पर जो है इन्होंने टीम गठित करी थी और टीम गठित करने के बाद में इनसे जो है बहुत ही जल्दी जो है चंद घंटों के अंदर जो है इन चोरों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और जो है काफी जो है इनसे जो है और चोरों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन इस पर शक हुआ, शक के आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार किया। तो उससे जब पूछताछ की तो उसने सब उगेल दिया और बता दिया कि जिस तरह से कि जो है हाँ हमने चोरी की है और चोरी करने के बाद में उन्होंने सब कुछ अपना गुनाह स्वीकार कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, महिला संग बेटा और भांजा के साथ मिलकर जो है घटना को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।